कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 2, परमाणु की संरचना। इसमें हम 2 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में से एक में है, तब इस इलेक्ट्रॉन की N, L, M के संभावित मान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 लिखा है, तो n का मान माने मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये n का मान कितना हो गया? 3। अब इसके बाद हम बात करते हैं l का मान। तो l का मान ये d कक्षक है, तो ये दिगंशी क्वांटम संख्या निश्चित है कि जब दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 हो तो s कक्षक को दर्शाता है, 1 हो तो p कक्षक को दर्शाता है, 2 हो तो ये d कक्षक को दर्शाता है, और 3 हो तो ये f कक्षक को दर्शाता है। तो यहाँ पास हमारे पास क्या है? d, और d का मान कितना होता है? 2, इसलिए l का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब जो m का मान है वो l पर निर्भर करता है, तो ये 2 है तो इसका मान जो है +2 से -2 या -2 से +2 तक रहता है। तो यहाँ पर ये -2 लिख दिए, फिर -1, फिर 0 हो गया, फिर +1 हो गया, +2 हो गया। तो इस तरह से 2 से हमको इसको रेंज लेना है, -2 से +2 या +2 से -2 तक। तो इस तरह से इसके मान हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन एवं 35 न्यूट्रॉन हैं, तब प्रोटॉनों की संख्या एवं तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो चलिए प्रोटॉनों की संख्या के लिए हम देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में, तो परमाणु उदासीन होता है, इसलिए वहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 29। उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 29 है, इसलिए यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है प्रोटॉनों की संख्या वो हो गई 29। अब हमको 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये हो गया 18, तो ये आर्गन 18 हो गया। 18 के बाद यहाँ का लिखा हुआ है ये 3d10 और 4s1 हो गया, तो 18, 10, 28 और ये होगा 29। यदि आप आर्गन नहीं लिखना चाहते हैं तो इसका परमाणु विन्यास इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हो गया 1s2, फिर ये हो जाएगा क्या 2s2, फिर क्या हो जाएगा ये 2p6, और इसके बाद क्या हो जाएगा 3s2, और ये हो जाएगा 3p6। इसके बाद यहाँ पर भरेंगे क्या 4s2, और इसके बाद क्या भरना पड़ेगा ये 3d9। तो देख लीजिए 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 9 29। लेकिन यहाँ पर अब हमको बाहरी कक्षा में ध्यान देना है। बाहरी कक्षा में यदि मैं इसका ये कक्षक बनाऊं तो ये 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो 3d है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 हैं। तो देख लीजिए 3d में अधिकतम जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से। तो यहाँ तो हमारे पास ये सिंगल हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, फिर यहाँ पर ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, ये 9 है। तो 9 भरने पर हम देखते हैं कि इसका एक कक्षक जो है खाली है, और जिसके कारण ये क्या होता है अस्थायी हो जाता है। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये यहाँ चला जाता है। तो इसका सही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4s1 होता है और 3d10 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3d10 4s1 लिखा हुआ है। आप चाहें तो आर्गन का लिख करके ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक का जो परमाणु विन्यास है अक्रिय गैस आर्गन तक का है और बाकी उधर का लिखा हुआ है। तो चाहें तो पूरा कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अगला प्रश्न है, देहली आवृत्ति क्या है? तो प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होता, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए ये धातु है, धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब इसमें उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी सतह से बाहर निकलते हैं। तो ये जो इसमें प्रकाश आपतित हो रहा है, ये पड़ रहा है जो प्रकाश, इसको हम आपतित प्रकाश बोलते हैं।
तो इस प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ये मान के चलिए कि यहाँ पर यदि 40 मेगाहर्ट्ज़ की एक तरंग है और इसकी आवृत्ति हो गई 40 मेगाहर्ट्ज़ और यहाँ पर हम इसको आपतित करा रहे हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको कम कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाता है। तो ये एक न्यूनतम आवृत्ति है कि जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर कार्यफलन की बात करते हैं तो उसी से मिलता जुलता है, बस इसमें न्यूनतम ऊर्जा की बात हो जाती है। तो धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, कार्यफलन कहा जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कैथोड किरणों की दो विशेषताएं लिखिए। तो कैथोड किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। इसके बाद यदि इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए तो ग्लास ट्यूब के दूसरी ओर इनकी छाया पड़ती है। ये किरणें धातुओं से टकरा करके एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ये किरणें ऋणावेशित होती हैं। इस तरह से इसमें और भी विशेषताएं हैं, इनमें से कोई दो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में अंतर लिखिए। तो परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं और इसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो सीधा सीधा परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परमाणु कक्षक किसे कहते हैं। तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम रहती है परमाणु कक्षक कहलाता है। अब अगला है परमाणु का नाभिक अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है, क्यों। तो यहाँ पर जान लें कि जो परमाणु का नाभिक होता है वो धनावेशित होता है और जो अल्फा कण होता है वो भी क्या होता है, धनावेशित होता है। और समान आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र भी धनावेशित नाभिक होता है और हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए परमाणु का नाभिक अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर देता है। अगला प्रश्न है क्वांटम किसे कहते हैं। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु या अणु से ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न हो करके सूक्ष्म पैकेट या क्वांटा के रूप में होता है। तो 1 सेकंड में इस ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन का मात्रक क्या कहलाता है, क्वांटम कहलाता है। तो इस तरह से ये क्वांटम किसे कहते हैं, यही है क्वांटम। तो क्वांटम फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश सतत न हो करके थोड़ा ये ग्रुप बनाता है। जैसे बहुत सारी किरणें आपस में मिली, ये इकट्ठा हुई, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर बहुत सारी किरणें रुकीं और फिर ये निकलीं, फिर ये चलती हैं। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्योंकि जो प्रकाश का उत्सर्जन है वो सतत नहीं होता, ये इकट्ठा होने के बाद ग्रुप के हिसाब से फिर आगे बढ़ता है, समूह बना बना करके आगे बढ़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और इसके मात्रक को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। अब अगला है फोटॉन किसे कहते हैं। तो ऊर्जा स्रोत से विकिरित प्रकाश ऊर्जा कणिकाओं के बंडल को फोटॉन कहते हैं। या यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर के सूक्ष्म पैकेट के रूप में होता है, इसी को क्वांटा या क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन क्या है, सूक्ष्म पैकेट है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है, सूक्ष्म पैकेट। इसके बाद इसका अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये अगला प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो विभिन्न प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंगों विकिरणों को उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से जो क्रम प्राप्त होता है उसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे तो यहाँ देखते हैं, जैसे गामा तरंगें हैं, इसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो गामा किरण हो गई, एक्स किरण हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, प्रकाश तरंगें हो गई, सूक्ष्म तरंगें हो गई और यहाँ पर रेडियो तरंगें हो गई।
इस तरह से ये जो तरंगें हैं, ये जो मैं क्रम से लिखा हूँ, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम है। माने गामा की तरंग दैर्ध्य सबसे क्रम इस तरह से बढ़ते बढ़ते रेडियो की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। यदि आवृत्ति की बात करें तो ये आवृत्ति के घटते क्रम में है, तो गामा की आवृत्ति जो होती है अधिक होती है और यहाँ से घट करके रेडियो की आवृत्ति क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो यही विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं या तरंगें हैं, उनको आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ से 2 अंक के प्रश्न हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम 3 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।